नमस्कार। हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, जो अनुभागीय मॉक टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो एक वर्षीय बीएड के विषय हैं उनसे संबंधित प्रश्न जो रखे गए हैं इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वाली जो क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और ज़्यादा उपयोगी भी साबित होगी, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों ने मैसेज किया था कि आपको जो है इस जो एक वर्षीय बीएड विषय है इस पर एक जो मॉक टेस्ट बना के दिया जाए। तो इसमें हमने अभी 100 प्रश्न रखे हैं फ़िलहाल, तो जिनमें से 50 प्रश्न हम आज की इस क्लास में देखेंगे। इन्हीं 50 प्रश्नों से ही आप कम से कम इतने ही प्रश्न जो है और भी बना सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। तो कोशिश आपको ये करनी है, एक जो नवीन विषय है ये, और आपने पीएचडी के दौरान अपनी पीएचडी नहीं, अपनी बीएड के दौरान जो है इसको ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो आपके लिए ये ईजिली जो है वो समझ में आ जाने वाला है। और किसी ने अगर इसको अच्छे से उतना नहीं पढ़ा है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। आई होप कि आपका यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, और इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं या जो होनी चाहिए थी इसमें, उनको आप मुझे ज़रूर बताएं। तो इस पार्ट में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चंस हो जाए, हालांकि थोड़े से लंबा रहेगा ये, लेकिन फिर भी आप इसको हम इसको बिल्कुल संक्षिप्तता के साथ जो बताने की कोशिश आपको करेंगे। तो फिर से मैं कहूँगा कि आपका कोई भी सुझाव अगर इसके रिगार्डिंग है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आप ज़रूर देते रहिए, और फीडबैक जो है आप अपनी देना बिल्कुल भी ना भूलें। और वो आपको कैसे करनी है आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की जो ये प्रश्नावली है इसको। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, व्याकरण अनुवाद विधि, ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल है देखना। तो इसको हम कहेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो मैंने पहले भी कहा था कि आपको जब भी आप बीएड वाला पोर्शन करते हैं या फिर आप थोड़ा सा उच्च लेवल का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरीके के जो विवरणात्मक प्रश्न हैं ये आपको ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर किसकी, जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें इसके बारे में बताई गई हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रख लेना है, जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछें कि कथनों पर विचार करना है। विचार करने का मतलब ये है कि कौन सा कथन उसमें उचित है। ठीक है, ये याद रख लेना है। लास्ट में लिखा भी है देखिए कि उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या हैं। ठीक है, तो चलिए कथनों पर विचार कर लेते हैं। पहला है, यह विधि संवेगात्मक और मौखिक कौशल के विकास को पूर्णतः गौण कर देती है। तो शुरुआती जो चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसके बारे में बता रहा है कि ये जो विधि है जो आपकी व्याकरण अनुवाद विधि है, यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, इस विधि को ही भंडारकर विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप सब लोगों को मालूम होगा अगर आपने इसको पढ़ा है तो। ठीक है, अब ये भंडारकर कौन थे? इनका नाम था डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ठीक है, तो इनके नाम से जो है इस विधि को बनाया गया, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही भारत में जो है संस्कृत पढ़ाने के लिए जो है इस विधि को अपनाया था। ठीक है, तो इस विधि में ये क्या कह रहे हैं कि जो संवेगात्मक और मौखिक कौशल हैं उनके विकास को पूर्णतः गौण कर देती है ये विधि। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एक पारंपरिक विधि है ये, और पूरी तरह से जो लेखन और पठन है देखिए उस पर ही केंद्रित होती है। ठीक है, इसमें जो हमारे मौखिक कौशल हैं या फिर जो हमारे संवेगी कौशल हैं उनकी क्या होती है यहाँ पर मतलब अनदेखी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर मौखिक कौशल के विकास को गौणता प्रदान करता है ये आपका ग्रामर ट्रांसलेशन विधि। ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन का मतलब ही है यहाँ पर सिंपल सा कि ये किसमें बल दे रहा है आपको, जो मुख्य बातें हैं यानी कि जो मेन बातें हैं। जैसे व्याकरण अगर समझना है तो पहले उसको नियम रटो भाई। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति इसी से रिलेटेड है, देखिए कि संसर्ग नियम के स्थान पर अमूर्त नियमों को रटने पर इसमें बल दिया जाता है। तो जैसे भाषा अगर हम सीख रहे हैं तो पहले उसके क्या हैं, उसके नियमों को याद रखवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये क्या कह रहा है कि इसमें संसर्ग नियम के स्थान पर अमूर्त नियमों को रटने पर बल दिया जाता है। यानी कि इसमें जो भाषा है उसका जो जीवंत प्रयोग के बजाय क्या किया जाता है, जो अमूर्त चीज़ें हैं, ठीक है, जो व्याकरणिक नियम हैं जो पता नहीं है ना, उनको पहले रटा दिया जाता है। ठीक है, तो नियम क्या हैं, थोड़े से रहेंगे, ठीक है, लेकिन उस थोड़े से हमने किसकी ओर जाना है, ज़्यादा की ओर जाना है। ठीक है, जब कभी भी हम इस प्रकार की चीज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं निगमनात्मक
पद्धति या निगमनात्मक जो दृष्टि। तो इसी से ही लेकर के आगे वाली जो पंक्ति है वो रखी हुई है। देखिए कि यह घटक से समग्र यानी कि पार्ट टू व्होल। यहाँ पर क्या है कि जो घटक यानी कि कुछ एक छोटे छोटे तत्वों से हम बड़े यानी व्होल का मतलब हुआ समग्र रूप तक पहुंच पाते हैं। तो यही है आपका निगमनात्मक पद्धति, जिसमें पहले नियम बता दिए जाएंगे, फिर जो है आपको भाषा सिखाई जाएगी। तो नियम क्या है, कम है, भाषा जो है एक समग्र है। ठीक है, तो यहीं से आप इसको आगमन और निगमनात्मक विधि को जो है बता पाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी आगमनात्मक जिसको हम इंडक्टिव कहेंगे, उसमें क्या है, पहले आपको जो है एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, फिर जो है आपको दूसरी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक जो पद्धति रही है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें समग्र से घटक से समग्र की बात हो रही है, यानी कि पार्ट टू होल। ठीक है, तो होल जो पूरा होल नहीं, होल होगा पूरा, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि भाई छोटी चीज़ से या कम से बड़े की तरफ जाना, ये बात यहाँ पर भंडारकर विधि में बोली गई है, यानी कि निगमनात्मक दृष्टिकोण का पालन ये करती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये तीनों ही चीज़ें जो है यहाँ पर जो भंडारकर विधि है उसमें बताई गई हैं, यानी कि ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो इस आधार पर आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सत्य साबित हो जाएगा, यानी कि तीनों ही कथन यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। यहाँ पर सबसे जरूरी है निगमनात्मक जो पद्धति या दृष्टिकोण जो रहा है उसमें, यानी कि पहले जो सूक्ष्म नियम है देखिए उनको बताती है, फिर जो है ये पद्धति क्या बताती है, भाषा का प्रयोग उसकी ओर जो है बढ़ती है ना। ये हो जाएंगे आपकी तीनों ही चीज़ें। इन बातों को अच्छे से याद रखिए। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा अच्छे से। और अगर कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई आपको लगता है कि कुछ चीज़ नहीं चल रही है पता, तो वो फिर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए, प्रत्यक्ष विधि जिसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, इसके क्रियान्वयन में मातृभाषा का पूर्ण निषेध किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर होता है। मातृभाषा के पूर्ण निषेध की बात जो है किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर यह आधारित रहता है। तो इसको बोला गया है, देखिए यहाँ पर है सामीप्य का जो सिद्धांत है। ठीक है, तो ये तो नहीं हो जाएगा इसमें। यहाँ पर सिंपली आपको याद रख लेना है डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या रहेगा, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, उनके मस्तिष्क में जो अनुभव है, ठीक है, अनुभव और जो लक्षित भाषा है उसके शब्द के बीच का जो संबंध है वो स्थापित करना इसमें रहता है, जिसको हम डायरेक्ट मेंटल एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेंटल एसोसिएशन यानी कि मानसिक संबंध का सिद्धांत, इसको आप ध्यान में रखें। भाषा सहचर्य और प्रत्यक्ष मानसिक जो संबंध का सिद्धांत है। तो प्रत्यक्ष से ही आपको ऐसे याद रख लेना था, प्रत्यक्ष शब्द, और इजीली जो है आप इसको भी कर सकते थे। संज्ञानादि निर्वृत्तिवाद नहीं होगा था, और ना ही उद्दीपक अनुक्रिया सुदृढ़ीकरण जो है इसमें रहेगा। तो ये दो चीज़ें इसमें नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा आपका भाषा सहचर्य और प्रत्यक्ष मानसिक संबंध का सिद्धांत, जिसको डायरेक्ट मेंटल एसोसिएशन आप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि यदि जैसे कहीं बीच में मातृभाषा का अनुवाद आएगा तो मानसिक जो साहचर्य वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, तो बिना किसी मध्यस्थ भाषा के सीधे जो लक्ष्य भाषा में सोचने की जो क्षमता विकसित करने के लिए जो है इसका निषेध किया जाता है। तो ये है आपका भाषा सहचर्य यानी कि प्रत्यक्ष मानसिक संबंध का सिद्धांत। इसको आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ देखिए, संवादात्मक विधि कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसके अंतर्गत भाषाई सक्षमता जिसको हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की अवधारणा भी कहते हैं, इसको किसने दिया, डेल हाइम्स। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, किसने प्रतिपादित किया था भाषाई सक्षमता की अवधारणा को, डेल हाइम्स ने। ठीक है, तो इन्होंने इसको प्रतिपादित किया। इसके अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देना चाहिए। तो डेल हाइम्स की बात यहाँ पर की गई है। संवादात्मक विधि के अंतर्गत एक क्या रहता है आपका, भाषाई सक्षमता नाम की अवधारणा, जिसको प्रतिपादित करने वाले थे डेल हाइम्स। ये प्रश्न से ही आपको प्रश्न बन जाएगा। तो इनके अनुसार ये बोल रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा में किस पक्ष पर जो है ज्यादा बल देना चाहिए, केवल व्याकरणिक शुद्धता और रूप रचना पर, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। इसको आप ध्यान में रखें। दूसरी बात बोल रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में भाषा के प्रकार्यात्मक यानी कि फंक्शनल उपयोग पर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ हैं
अगर किसी भाषा के ये समझ आ जाएं तो फिर जो है हम ईजिली क्या कर पाते हैं, आप अपना जो पठन है या फिर जो और कार्य है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपने ध्यान में रख लेनी है संवादात्मक विधि में, कि हमें सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में भाषा का जो फंक्शनल उपयोग है वो ज़रूर जो है यहाँ पर रहना चाहिए, इस बात पर बल दिया जाता है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण और ध्वनि विज्ञानों के नियम पर ये बात भी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पाठ्यपुस्तक संवादों को हूबहू कंठस्थीकरण ये तो होना ही नहीं था। तो सामाजिक और सांस्कृतिक भाषा की एक विशेषता तो यही है ना कि सांस्कृतिकता रहती है, उसमें सामाजिकता रहती है, इसलिए इसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उस तरीके से। तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर गद्य शिक्षण की गहन पाठ विधि, इंटेंसिव रीडिंग और जो एक्सटेंसिव रीडिंग है, देखिए उसकी बात बोली गई है कि इसमें अंतर क्या है। ये तो बहुत सिंपल सा है, देखिए जो आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव में हो जाएगा कि जो आपकी गहन पाठ विधि, इसमें नाम में ही छुपा है, देखिए गहन पाठ विधि यहाँ लिखा हुआ है ना, यानी कि इसमें क्या है, गहनता पूर्वक हम किसी चीज़ पर विचार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। देखिए कि गहन पाठ का उद्देश्य भाषाई तत्वों और केंद्रीय भाव का सूक्ष्म विश्लेषण, ये कहलाता है आपका जो आपका इंटेंसिव रीडिंग है। ठीक है, आप किसी एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल तरीके से उसके ए टू जी सारी ही चीज़ें ढूंढने लग जाएंगे, है ना, तो वो है। लेकिन जबकि द्रुत पाठ है, द्रुत पाठ का मतलब है एक्सटेंसिव रीडिंग, कुछ को इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो मेरी इंग्लिश की जो उच्चारण हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आपको लग रहा है कुछ अजीब सा है, तो उसको इग्नोर करते हुए आप सीधा जो है अपने मेन बात पर आ जाएं। ठीक है, जो आपको चाहिए वही, तो वो हिंदी में पढ़ लें कि द्रुत पाठ का उद्देश्य क्या है, आनंद अनुभूति और सूचना संग्रहण करनी। इसमें हम क्या होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। ठीक है, आनंद आ रहा है हमें, जैसे आप किसी उपन्यास को पढ़ रहे हैं, उसमें आप आगे आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो आप उसको सिर्फ मज़े के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में आप देख रहे हैं कि अच्छा इसमें ये चीज़ भी है, वो चीज़ भी है, सो चीज़ भी है, इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगी। हाँ, अगर आप आनंद और सूचना संग्रहित कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वो एक्सटेंसिव हो जाएगी, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल सरलता से आपको ये प्रश्न भी समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य शिक्षण में रसास्वादन विधि, जिसको हम एप्रिसिएशन मेथड कहते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा उपागम सर्वथा अनुचित माना जाएगा। कि भाई जो आपकी कैसी अप्रोच है, या फिर जिसको हम कहते हैं एप्रिसिएशन जो मेथड है, ठीक है, इसके संदर्भ में ये बोल रहा है कि कौन सा उपागम जो है उचित नहीं है ना, तो ये आपको बताना है। तो कविता की तुलना उसी भाव वाली किसी अन्य कवि से रचना करना, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, तभी तो रसास्वादन होगा। अगर एक कविता की तुलना हम किसी दूसरे की चीज़ के साथ कर रहे हैं तो हम इजीली जो है उसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो सही है, अनुचित नहीं है, ये उचित हो जाएगी। कविता के अंतर्निहित सौंदर्य, बिंब और अलंकारों की सानुकूल व्याख्या करना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कविता में जो भी छुपा हुआ सौंदर्य है, जो बिंबात्मकता है, जो अलंकारिकता है, उसी के अनुकूल उसकी व्याख्या होनी चाहिए, है ना। तो ये बात सही है एप्रिसिएशन मेथड में, यानी कि रसास्वादन में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कविता के प्रत्येक शब्द का गद्य अनुवाद करके उसका व्याकरणिक विश्लेषण करना, तो ये नहीं होगा इसमें पद्य शिक्षण में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम गद्य अनुवाद करने लग जाएंगे पद्य का, ठीक है, और उसका एक एक शब्द को लेकर के, तो वो फिर अनुवाद वैसा नहीं रह जाएगा जैसा वो होना चाहिए, है ना। उसको हम बहुत ईजी जो है उसको नहीं हम आस्वादित कर पाएंगे, उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो यही बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी, और आंसर आपका ये हो जाएगा सी राइट, क्योंकि अनुचित बोला गया है। उचित लय, ताल और भावपूर्ण सस्वर वाचन द्वारा उपयुक्त वातावरण जो है वो निर्मित करना भी इसमें रहता है, जब हम पद्य शिक्षण में एप्रिसिएशन मेथड की बात जो है वो करते हैं। तो 1, 3 और 4 यहाँ पर सत्य हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। 1, 2, 4 सही हो जाएंगे, सॉरी मैंने 3 बोल दिया, 1, 2, 4 यानी कि ए, बी और डी सही हो जाएगा, सी जो है अनुचित है। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटक शिक्षण की किस विधि को उच्च माध्यमिक, देखिए नाटक शिक्षण भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, नाटक अनुवाद से संबंधित कुछ चीज़ें उसमें, उसको देखिएगा। इस नाटक शिक्षण की किस विधि को उच्च माध्यमिक यानी कि पीजीटी स्तर पर समय और संसाधन की बचत तथा भाव प्रेषण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। समय और संसाधन की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो ये बोल रहा है कि भाव संप्रेषण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ किसे माना जाता है, तो वो है आपका जो क्लासरूम ड्रामा है, जिसको हम कक्षा अभिनय विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो समय और संसाधन की बचत,
भाव संप्रेषण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? ये हो जाएगा कक्षा अभिनय यानी कि क्लासरूम जो ड्रामा है। आदर्श नाट्य अभिनय विधि तो नहीं होगी, रंगमंची अभिनय विधि भी नहीं होगी और व्याख्या विधि भी इसमें नहीं होगी। जो रंगमंचीय विधि सर्वश्रेष्ठ हो सकती है, देखिए वो ज़्यादा खर्चीली और उसमें आपका समय ज़्यादा लगेगा, है ना, अगर आप रंगमंच विधि को देखें तो। लेकिन इसके अलावा जो व्याख्या विधि रहती है, देखिए वो नीरस हो जाती है ना। व्याख्यात्मकता में क्या रहेगी? नीरसता रहेगी। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। और इसके अलावा आप देखेंगे जो आदर्श नाट्य विधि है, इसमें केवल शिक्षक ही सक्रिय रहता है कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो इसमें तो वो रहेगा। लेकिन अगर हम कक्षा अभिनय की बात करते हैं तो उस विधि में क्या होता है, छात्र अपनी जो सीटों पर बैठे होंगे, यानी कि अपनी अपनी जगह पर बैठे होंगे, है ना, और क्लास के सामने जो है आकर कि बिना किसी कोई भी उन्होंने वेशभूषा वगैरह कुछ भी चल पड़ेगी जैसे क्लास में होती है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं इसमें। सिंपली क्या रहेगा? वॉइस मॉड्यूलेशन, और जिससे कम समय में नाटक को जो है चरित्रों की जीवंत अनुभूति जो है वो हो जाती है। तो ये है आपका कक्षा अभिनय यानी कि नाटक शिक्षण की जो उच्च माध्यमिक स्तर पर जो समय और संसाधन की बचत करने वाली जो भाव संप्रेषण की जो श्रेष्ठ विधि है ना। तो ये हो जाएगा आपका कक्षा अभिनय विधि की कक्षा में ही आपने जो है अभिनय करवा लिया। ठीक है, इजीली जो है आप उसको समझ सकते हैं। किसके जरिए? यहाँ पर रहेगा आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, जिसको हम वाचिक अभिनय भी कहते हैं। ये आपने पढ़ा है, जो आपका रस संप्रदाय है, अगर उसमें आपने देखा होगा तो यहाँ पर काम आ रहा है आपका वाचिक अभिनय, देखिए। ठीक है, इसके अलावा है आगमन विधि। तो आगमन को यहाँ पर क्या कहेंगे हम? इंडक्टिव मेथड। इसके 4 पदों का सही तार्किक क्रम जो है वो क्या रहता है? तो पहली चीज़ है, देखिए यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुतिकरण, जो हमने पहले भी कह दिया कि आगमन विधि जो है एक वैज्ञानिक विधि मानी जाती है कि इसमें सबसे पहले छात्रों के सम्मुख जो है एक विशिष्ट उदाहरण दिया जाएगा। ठीक है, फिर छात्र जो है उनका निरीक्षण यानी कि उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर उसको वो थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको जनरलाइज करेंगे यानी कि उसको सामान्यीकृत करेंगे, और लास्ट में जो है वो क्या करेंगे, उसको अन्य उदाहरणों के माध्यम से अब उस नियम का वो परीक्षण भी करेंगे, जिसको हम सत्यापन भी कहते हैं। तो ये लास्ट है ना। तो ये हो जाएगा आपका इसका बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज जो है इसका तरीका या क्रम जो है, ये आपकी आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। इससे पहले हमने शुरुआती जो प्रश्न पढ़ा वो था आपका डिडक्टिव मेथड, जो कि भंडारकर विधि में अपनाया जाता था, जिसमें पहले आपको नियम, सिद्धांत इत्यादि बताए जाएंगे, बाद में जो है पूरा आपको दूसरी तरफ जो है पहुंचना है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है, देखिए, शब्दावली शिक्षण, जिसको वोकैबुलरी टीचिंग कहते हैं, उसकी संदर्भगत विधि, कॉन्टेक्चुअल जो मेथड है, उसको कोशपरक विधि यानी कि डिक्शनरी मेथड से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? यहाँ पर बोला गया है शब्दावली शिक्षण की जो संदर्भगत विधि है, देखिए, उसको कोशपरक विधि से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? ठीक है, शब्दावली शिक्षण को। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यह छात्र को अर्थ के बहुआयामी और व्यवहारिक पक्षों को समझने के योग्य बनाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है आपको, इसलिए जो है इसको क्या माना गया है? ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है कोशपरक से। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि किसी शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, उसका जो प्रयोग है यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बोला गया है, इससे निर्धारित जो है वो होता है। तो शब्दकोश क्या है? वो केवल जो स्थितिगत अर्थ देता है, जबकि जो संदर्भगत विधि जो है ये छात्रों को क्या सिखाती है कि एक ही शब्द जो है अलग अलग वाक्यों में हमने कैसे अलग अर्थ जो है उसको प्रदान करता है। ठीक है, इसका राइट एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको उत्तर दिया हुआ है, तो उत्तर शब्द क्या है? एक दिशा भी है और एक जवाब भी है ना। तो ये अलग अलग स्थितियों में क्या बताता है आपको? इसका अर्थ बताता। तो इसलिए इसको आपने ध्यान में रख लेना है कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि छात्र को अर्थ के बहुआयामी और व्यवहारिक पक्षों को समझने के योग्य बनाती है आपकी शब्दावली शिक्षण की संदर्भगत विधि। ठीक है, तो संदर्भगत विधि ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछें कि इन दोनों में से किसे जो है वो श्रेष्ठ माना गया है, तो याद रखेंगे संदर्भगत विधि कोशपरक विधि से श्रेष्ठ है। ये याद रखने वाली बात है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पठन कौशल के संदर्भ में अधोगामी उपागम, टॉप डाउन अप्रोच, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए, पहला ऑप्शन है पाठक वर्णों और ध्वनियों से शुरू करके शब्दों और फिर वाक्यों के अर्थ को समझता है, वाक्यों का अर्थ समझता है।
तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधोगामी उपागम की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ये गड़बड़ हो गया। यह पूरी तरह से शुद्ध उच्चारण और स्वस्वर वाचन पर केंद्रित है, ऐसा भी नहीं है। केवल लिपि चिन्हों की डिकोडिंग शामिल है, ऐसा भी नहीं है। पाठक अपने पूर्व ज्ञान, अनुभवों और संदर्भ का उपयोग करके समग्र पाठ से अर्थ का निर्माण करता है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी थी इसके बारे में। ये राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें क्या रहता है टॉप डाउन में, यानी कि ऊपर से नीचे। इसमें पाठक के मस्तिष्क में पहले से कोई भी जो चीज़ है, देखिए, है ना, जो मौजूद ज्ञान है, ठीक है, वो मेन रोल अदा करता है, ठीक है, और सीधे अर्थ और विचार से जो है वो शुरू करता है, फिर जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है ध्वनियों वर्णों की ओर, है ना। तो ये ध्यान में रख लेना। और इसके विपरीत आती है बॉटम अप, है ना, जो वर्णों से अर्थ की ओर जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आगे हम कुछ और जो इसके मॉक टेस्ट लाएंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें और भी ईजिली जो है वो समझ में आ जाएंगे। वैसे आपने अगर इसको पढ़ा है तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। लेखन कौशल में प्रक्रिया उपागम यानी कि प्रोसेस अप्रोच के चरणों का सही क्रम क्या है। तो लेखन कौशल में बोल रहे हैं, देखना कि प्रोसेस अप्रोच के सही जो क्रम है वो क्या है। सबसे पहले है ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसको हम मानस मंथन कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो जब भी लेखन की हम बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक सर्जनात्मक या जिसको हम रचनात्मक प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम विचारों को तो इकट्ठा करेंगे ना, तभी तो लिख पाएंगे किसी भी चीज़ को। तो वही आपके लेखन कौशल में सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक है, कि पहले जब तक विचार नहीं हो रहे हैं, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके विचारों में उथल पुथल नहीं हो रही है, तब तक नहीं लिख पाएंगे, है ना। दूसरी चीज़ है उसकी ड्राफ्टिंग तैयार करना। फिर जो है आप उसको क्या देंगे, उसको एक ढांचा बनाएंगे उसका कि भाई क्या चीज़ें रखनी है, कैसे लिखनी है, क्या करना है। तो सारी ड्राफ्टिंग आप दूसरे नंबर पर करेंगे। फिर उसके बाद आप उसको रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो रिवाइज़ कर लिया, ठीक है, कि कहाँ पर सुधार करना है, कहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें काटनी है ना, क्या बदलना है, क्या तोड़ना है, क्या जोड़ना है। तो ये पुनरावलोकन में हो जाएगा। फिर लास्ट में जो है आपका संपादन यानी कि एडिटिंग का काम आ जाता है, ठीक है। जैसे व्याकरणिक और जो भाषागत या वर्तनीगत जो अशुद्धियाँ रही हैं उनको ठीक किया जाता है, चाहे जिसको हम प्रूफ रीडिंग भी बाद में कहते हैं। तो ये लेखन कौशल में जो है महत्वपूर्ण उपाक्रम माने जाते हैं। और इन्हीं जो उपागमों को जो है आपको याद रख लेना है क्रम वाइज। तो जब अगर आप भी लिखते हैं तो कब लिखते हैं हम, जब हमारे मन में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर चली रहती हैं तभी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हर्बर्ट की पंचपदी यानी कि इसको हर्बर्टियन 5 स्टेप्स भी कहते हैं। पाठ योजना का वह कौन सा सोपान है जहां छात्र के पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य सेतु का निर्माण किया जाता है। तो देखिए ये बोल रहा है कि हर्बर्ट का जो पंचपदी एक क्या रहा है, सिद्धांत रहा है, ठीक है। अब ये पंचपदी जो सिद्धांत है ये क्या है, इसमें 5 स्टेप्स हैं हर्बर्ट ने जो दिए थे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है आपका प्रस्तावना, जो यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें प्रेपरेशन भी रहता है या जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इस चरण में क्या रहता है, इस क्वेश्चन का आंसर भी वैसे यही हो जाएगा। तो इन 5 चरणों को आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहला चरण क्या है आपका, प्रेपरेशन यानी कि प्रस्तावना, जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस चरण में जो शिक्षक है वो छात्रों के जो प्रीवियस नॉलेज है, जिसको हम पूर्व ज्ञान भी कहते हैं, उसको जांचता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान को जांचेगा और जो नवीन ज्ञान है, ठीक है, यानी कि कैसे जांचेगा वो, ये आपने बीएड में पढ़ा होगा कि कुछ सामान्य से प्रश्न पूछ लेगा और नए ज्ञान को सिखाने के लिए जो है कुछ मानसिक रूप से उनके लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण और रुचि जो है वो तैयार कर लेगा, है ना। तो नए ज्ञान के लिए उनको क्या की, उसमें उन्होंने एक्साइटमेंट क्रिएट की, ठीक है। तो ये चीज़ होगी पहले पहल प्रस्तावना में। दूसरा आता है, देखिए, उसका प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, पाठ योजना का ये मुख्य भाग होता है। एक शिक्षक जो है वो नई जो नॉलेज है यानी कि नवीन जो विषय वस्तु है उसको छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। शिक्षक जो है छात्रों की एक सक्रिय भागीदारी के साथ जो नए तथ्य हैं, है ना, जो वास्तविक अनुभव हैं, जैसे या शिक्षण सहायक जो सामग्री है उसका प्रयोग करके जो है वो विषय को यहाँ पर समझाता है। प्रश्न आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखना, कि शिक्षक छात्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ जो है तथ्यों या अनुभवों एंड साथ ही साथ शिक्षण सामग्री का प्रयोग करके जो है विषय को समझाने की जो बात है वो किस स्टेप में आती है इसमें। तो ये दूसरे स्टेप में आ जाएगा जो पंचपदी सिद्धांत रहा हर्बर्ट का इसमें, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर क्या आता है आपका, तुलना या सहसंबंध।
जिसको हम कंपैरिजन और एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखिए इसमें आपको याद रख लेना है कि इस चरण में छात्रों को, या जो एसोसिएशन वाला है, देखिए मतलब स्टूडेंट्स को नया ज्ञान दिया गया है। ठीक है, जो नया ज्ञान छात्रों को दिया गया है पहले से, उसकी तुलना उनके पुराने ज्ञान से, यानी कि पूर्व के जो विचार हैं या कोई अन्य उदाहरणों से जो है वो करवाई जाती है। ठीक है, इससे छात्र की जो नई अवधारणाएं हैं और पुरानी बातें जो रही हैं उनमें संबंध स्थापित करके जो उनकी जो भ्रम की स्थिति होती है उसको यहाँ पर दूर किया जाता है। यानी कि पुराने और नए ज्ञान में वो तुलना करते हैं कि पहले मुझे ये कितनी आती थी, अब मैंने जो है इससे कितना सारी चीज़ें जो है वो नई सीखी। तो ये इस प्रोसेस में आपको ध्यान में रख लेना है। चौथे नंबर पर आता है आपका सामान्यीकरण, जिसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, तुलना करने के बाद जो है छात्र और शिक्षक मिलकर कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, कुछ नियम बनाते हैं या सिद्धांतों और सूत्रों का इसमें निर्माण किया जाता है। ठीक है, लास्ट में आती है आपकी अनुप्रयोग, उसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अनुप्रयोग, इसमें आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें हो जाएगा आपका जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अंतिम चरण है जिसमें छात्र सीखे गए जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं या कुछ उन्होंने नॉलेज जो गेन किया, उससे वो क्या करते हैं, जो नवीन और कुछ ऐसी नेचुरल जो स्थितियां हैं, है ना, स्थितियों में जो समस्याएं रहती हैं उनको हल करने, यानी कि अभ्यास करते हैं एक तरीके से। ठीक है, हल करने के लिए जो है इसको करते हैं, इसका प्रयोग अनुप्रयोग में ये रहेगा लास्ट में। ठीक है, तो इससे जो टीचर है वो क्या सुनिश्चित करता है कि छात्रों को विषयों की समझ जो आई या नहीं आई, ये लास्ट में रहेगा। ठीक है, अनुप्रयोग में, है ना। तो ये चीज़ें हो गई आपकी 4-5 जो आपकी हार्वर्ड की पंचपदी सिद्धांत में रहने वाली हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हालांकि मेरे लिए भी ये नवीन विषय है, मैंने भी इतना डिटेल से इसको नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने स्वयं भी बीएड नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण की भाषा संसर्ग विधि, लैंग्वेज कोरिलेशन मेथड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दोष सबसे गंभीर दोष जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है, अब देखिए कि व्याकरण शिक्षण की भाषा संसर्ग विधि यानी कि लैंग्वेज कोरिलेशन मेथड, इसके संदर्भ में जो दोष सबसे ज़्यादा गंभीर कौन सा है, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, तो ये तो नहीं है। इससे भाषा के व्यावहारिक पक्ष का विकास अवरुद्ध होता है, तो ये भी नहीं है। यह व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सैद्धांतिक ज्ञान देने में असमर्थ नहीं बल्कि समर्थ होना चाहिए था। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा दोष हो जाएगा कि व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सैद्धांतिक ज्ञान देने में असमर्थ, है ना। तो भाषा संसर्ग विधि में छात्रों को जो अच्छे लेखकों की पुस्तकें पढ़ाकर जो है अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण इसमें सिखाया जाता है, जिससे व्यावहारिक ज्ञान तो मिल ही रहा है, लेकिन जो व्याकरण है देखिए उसका भी एक व्यवस्थित, नियमबद्ध और सैद्धांतिक ढांचा जो है वो होना चाहिए, वो छात्रों को नहीं मिल पाता। ठीक है, यही एक जो दोष माना गया है उच्च स्तर का, ये ध्यान में रखिएगा कि व्याकरण के नियमों का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सैद्धांतिक ज्ञान देने में असमर्थ, है ना। ये चीज़ ध्यान रख लेनी है। इसमें केवल प्राथमिक स्तर के छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पद्य शिक्षण की व्यास निधि, जिसको व्यास मेथड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न यहाँ पर बोला गया है अब आपको, पद्य शिक्षण में व्यास मेथड। ठीक है, तो यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ऐसा नहीं है, है ना। व्यास विधि क्या है, इसमें शिक्षक कथावाचक की तरह कविता के भावों, ऐतिहासिक प्रसंगों और अंतर कथाओं का विस्तृत विस्तार करता है। ये है पद्य शिक्षण की व्यास विधि। इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए कि जब भी पद्य को पढ़ाया जाता है तो इस मेथड के संदर्भ में हम बात करेंगे कि शिक्षक क्या है, एक कथावाचक की भूमिका में रहेगा, जो कि ऐतिहासिक प्रसंगों और जो अंतर कथाएं हैं उनको विस्तार से वो बताता है। ठीक है, केवल जो कविता का शिल्प और अलंकार है उस पर ध्यान दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उसी पर ही बात करेगी। छात्र केंद्रित विधि भी नहीं है, क्योंकि ये टोटली रहेगी आपकी जो शिक्षक पर, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, शिक्षक जो है कथावाचक रहेगा। ठीक है, तो व्यास विधि क्या है, उच्च स्तर और प्रौढ़ छात्रों के लिए ये ज़्यादा अच्छी मानी गई है। यानी कि जो हायर क्लास के बच्चे हैं, जो प्रौढ़ छात्र हैं, उनके लिए व्यास विधि ज़्यादा अच्छी है। शिक्षक जो है कथावाचक यानी कि एक व्यास की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कथा सुनाने वाले को व्यास बोलते हैं ना। ठीक है, और कविता के एक एक पद की वो क्या करता है, व्याख्या करके उससे जुड़ा
कोई भी ऐतिहासिक चीज़ है या कोई पौराणिक बात है या फिर आपकी जो उस समकक्ष कोई और दूसरी चीज़ या कोई कविता चली है, उसका उदाहरण देकर जो है वो व्यापकता के साथ उसका विस्तार करता रहता है। ठीक है, तो आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्यास विधि जो है किस वर्ग के छात्रों के लिए उपयुक्त है। तो याद रखेंगे आप उच्च स्तर के छात्रों के लिए और जो प्रौढ़ छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा उचित हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पर नाटक शिक्षण की रंगमंच अभिनय विधि यानी कि स्टेज परफॉर्मेंस मेथड को विद्यालय स्तर पर व्यवहारिक न मानने का मुख्य वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण क्या है। तो नाटक शिक्षण की बोली गई है जो रंगमंच अभिनय विधि, तो इससे हमने पहले ही पढ़ लिया कि इसमें अत्यधिक धन समय साजो सामान की आवश्यकता रहती है, तो इसलिए जो है ये अन्य विषयों की पढ़ाई जो है बाधित हो सकती है अगर हम इसको देखें, है ना। स्टेज परफॉर्मेंस मेथड तो एकदम से तो नहीं हो जाएगा नाटक, उतने में पूरा का पूरा क्लास ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके इसमें ये क्या है थोड़ी सी गड़बड़ पैदा कर लेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रवण कौशल जिसको कहते हैं हम लिसनिंग स्किल। इसके विकास में ध्वन्यात्मक सचेतना का अर्थ क्या है। तो श्रवण कौशल में बोला गया है यहाँ पर ध्वन्यात्मक सचेतता का क्या है, यानी कि बोले गए जो शब्दों में निहित अलग अलग ध्वनियों यानी कि स्वनिमों को पहचानने, पृथक करने और उनमें हेर फेर करने की क्षमता ही कहलाती है आपकी ध्वन्यात्मक सचेतता। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, फोनेमिक अवेयरनेस जो है ये हो जाएगा जो अलग अलग जो बोले गए शब्द हैं, देखिए उसमें जो अलग अलग ध्वनियाँ हैं, स्वनिम हैं, उनको पहचानने और उनको अलग करने, उनमें कुछ बदलाव करने की जो क्षमता है, यानी कि ध्वनि के प्रति हम कितने सचेत है श्रवण कौशल में, ये चीज़ इसका सही अर्थ बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर 16वां प्रश्न देखिए, पठन कौशल के इंटरेक्टिव मॉडल यानी कि इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग के अनुसार पठन की प्रक्रिया क्या है। तो पठन की प्रक्रिया बोला गया है यहाँ पर, तो इसमें आप ध्यान में रखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पठन की प्रक्रिया होती है यह एक अधोगामी और ऊर्ध्वगामी दोनों उपगमों का एक साथ चलने वाला गत्यात्मक अंतर संबंध है। ठीक है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, यानी कि ये माना गया है इंटरेक्टिव मॉडल क्या मानता है कि पढ़ते समय पाठक केवल और केवल क्या करें, न केवल अक्षरों को डिकोड करता है बल्कि उसके साथ वो क्या करता है अपने पूर्व ज्ञान और कॉन्टेक्स्ट का यानी कि संदर्भ का उपयोग करके अर्थ का भी अनुमान लगाता है। ठीक है, जो कि टॉप डाउन में होता है, और ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो हैं वो समानांतर चलती रहती हैं जब भी हम पठन कौशल में बात करते हैं इंटरेक्टिव मॉडल की। ठीक है, तो इंटरेक्ट हो रहा है ना, तो जो आपका टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो हैं वो क्या है समानांतर रूप से चल रही हैं। सृजनात्मक लेखन यानी कि क्रिएटिव राइटिंग के शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को छात्रों की कॉपियों को जांचते समय किस बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए जब उनकी कॉपियों को वो जांच रहा होता है। विचारों की मौलिकता, कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की नवीनता को, ये बात सबसे उचित है इसमें कि इन जब भी छात्रों की कॉपियों को जांचा जाए तो इन जो बातों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, वर्तनी की शुद्धता और सुंदर लिखावट को इस पर जांचने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी की लिखावट उतनी अच्छी नहीं हो सकता है कि एक बच्चा अपने भावों को अभिव्यक्ति तो देना चाहता हो लेकिन उसकी वर्तनी में थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हो सकती हैं, तो अगर हम उनको दरकिनार कर देंगे तो छात्र क्या होगा, है ना। तो ये भी ध्यान रख लेना है कि जो सृजनात्मक लेख होता है ना उसका मुख्य उद्देश्य ही जाए छात्र की जो मौलिक सोच है या उसकी जो कल्पनाशीलता है उसको बाहर निकालना है। लेकिन अगर हम जो टीचर है वो क्या कर दे कि उसकी गलतियों को, उसकी व्याकरणिक गलतियों को ढूंढने पर ही ज़्यादा केंद्रित रहेगा तो छात्र जो है वो खुलकर नहीं लिख पाएगा और डरता रहेगा, और उसकी जो रचनात्मकता है, उसकी जो सृजनात्मकता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, इससे कुंठित हो जाएगी। इसलिए बोला गया कि उसकी जो विचारों की मौलिकता है, उसकी जो कल्पनाशीलता है और अभिव्यक्ति है वो हमें ज़्यादा देखनी पड़ेगी। व्याकरणिक नियमों के हूबहू पालन और क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग को ये भी नहीं है ना, तो कि भाई उसने कितने क्लिष्ट शब्द इस्तेमाल किए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा के कड़े अनुशासन को भी अगर वो ज़्यादा फॉलो कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी उसमें हमें थोड़ी सी क्या है सावधानी या यूँ कहें कि रियायत जो है वो दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही प्रश्न हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है देखिए, ब्लूम के संशोधित संज्ञानात्मक डोमेन रिवाइज कोग्निटिव डोमेन बाय जो एंडरसन एंड कार्थोल्ट है, इनके अनुसार पाठ योजना बनाते समय मूल्यांकन, इवेल्युएटिंग और सृजन यानी कि क्रिएटिंग के उद्देश्यों में क्या अंतर है। तो यहाँ पर मूल्यांकन और सृजन के उद्देश्यों में अंतर की बात बताई गई है, सिंपल सी, इसको आपने ध्यान रख लेना है कि ये क्या कह रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन में क्या हो जाएगा, मानदंडों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, जबकि सृजन में जो है तत्वों को मिलाकर एक नया प्रतिरूप बनाया जाता है। तो बात तो यही है ना। जो ब्लूम जो आपकी टैक्सोनॉमी है उसमें सृजन यानी कि जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई है, ये बात भी आप ध्यान में रखें। और जो आपका मूल्यांकन है उसका मतलब है कि कोई मानदंड या कोई मानक के आधार पर किसी भी सामग्री की जो उपयुक्तता है उसका निर्णय करना रहता है, ठीक है। तो सृजन का अर्थ क्या है कि सीखे गए तत्वों को मिलाकर एक मौलिक और नई संरचना या नया निर्माण जो करना है, इसलिए वो ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है भाषा शिक्षण में। तो इसमें सिंपल सा आपको याद रख लेना है कि इसमें क्या होता है कि ये पता लगाना होता है कि छात्रों को भाषा सीखने में कहाँ, क्यों और क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, ठीक है। तो निदान का अर्थ होता है कारणों को जानना, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो छात्रों की वार्षिक परीक्षा के आधार अंक या ग्रेड देना ये तो नहीं होगा, प्रतिभाशाली छात्रों को पहचान करने में छात्रवृत्ति नहीं होगा, ठीक है। तो सही जो है यहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही जो भी विद्यार्थियों को उनको जानना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि निदान के से ही आपको याद रख लेना, निदानात्मक परीक्षण में क्या हो जाएगा कि उनके कारणों को जानना। इसका उद्देश्य छात्रों के पास या फेल करना नहीं होता, बल्कि ये पहचानना है कि छात्र के जो अधिगम है उसमें अंतराल, जिसको हम लर्निंग गैप्स कहते हैं, कहाँ तक हैं, है ना, ताकि बाद में जो है वो उनको क्या किया जाए, उपचारित किया जाए, यानी कि उनको ठीक किया जाए कि भाई इसको इस समस्या आ रही है, इस पर वो ध्यान दी जाती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, CCE के अंतर्गत व्यापक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसमें बताना है आपको। तो ये बोल रहा है कि व्यापक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसमें छात्रों के जो संज्ञानात्मक शैक्षणिक और संज्ञानात्मक यानी कि सह शैक्षणिक दोनों पक्षों का आकलन करना ही क्या कहलाता है, आपका व्यापक कहलाता है, ठीक है। सतत का मतलब है निरंतरता और व्यापक अर्थ होता है मूल्यांकन, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं कि जो आपका केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे, यानी कि संज्ञानात्मक की बात होगी, केवल किताबी ज्ञान तक ना रहे, बल्कि छात्र का जो कौशल है, जो रुचियां हैं, दृष्टिकोण है ना, और उसका जो खेल कूद है, सामाजिक व्यवहार है, ये भी जो है साथ में इन इसके विकास को भी मापा जाए, ठीक है। तो ये है उसका व्यापकता का जो बात हो रही है यहाँ पर, है ना। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो व्यापक शब्द है इसका मतलब ये है, ठीक है, कि हर तरीके से उसके डेवलपमेंट की बात जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तरी विधा या सोक्रेटिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। देखिए, तर्क संगत प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के चिंतन को उत्तेजित करना और उन्हें स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचाना। तो गद्य शिक्षण की प्रश्नोत्तरी विधि यही सिखाती है। तो छात्रों को शांत बैठना तो नहीं सिखाएगा, अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो शांत तो नहीं बैठेगा वो, पाठ्य पुस्तक के पीछे दिए गए जो प्रश्नों को रटवाना भी नहीं होगा, है ना। और साथ ही साथ अनुशासन बनाए रखने के लिए भय का माहौल तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके के ऑप्शंस की तरफ तो आपने कभी भी जाना ही नहीं है, ठीक है। तो सुकरात की इस विधि में आपको याद रख लेना है कि शिक्षक जो है सीधे उत्तर बताने की बजाय क्या करता है, एक तार्किक सा प्रश्न पूछ लेगा अपने बच्चों से, ठीक है। और जिससे छात्र का जो सोचने की क्षमता वो भी बढ़ जाएगी और छात्र सोचने के लिए मजबूर होगा ही होगा, क्योंकि उनको पता है कि आगे से प्रश्न आना ही आना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें जो छात्र रहेगा वो मजबूर हो जाएगा और वो स्वयं ही सत्य या जो भी नई चीज़ है या जो नियम है उसको खोजने का वो प्रयास करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तर्कसंगत प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के चिंतन को उत्तेजित करना और उन्हें स्वयं निष्कर्ष तक पहुँचाना ही कहलाती है आपकी सोक्रेटिक मेथड, यानी कि जो आपका सुकरात का विधि है, ठीक है। भाषा की कक्षा में पोर्टफोलियो को आकलन का सबसे विश्वसनीय साधन क्यों माना जाता है, ठीक है। भाषा की कक्षा में पोर्टफोलियो को आकलन का सबसे विश्वसनीय साधन क्यों माना जाता है, क्योंकि ये एक निश्चित समय अवधि में ही क्या कर लेता है, छात्र के जो काम के नमूनों का क्रमिक संग्रह है जो उसके वास्तविक विकास को दर्शा देता है। तो ये यहाँ पर कहाँ बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है, ठीक है, कि छात्र के काम के जो नमूने हैं उनको क्रमिक तरीके से संग्रहित करके क्या करता है, उसको वास्तविक विकास को ये दर्शाता है। पोर्टफोलियो क्या है, किसी छात्र के कार्यों का संग्रह है जो समय के साथ उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो कमजोरियां हैं उनको प्रमाणिक रूप से दिखाता है। इसलिए बोला गया कि एक निश्चित समय अवधि में छात्र के काम के जो नमूने हैं उनके क्रमिक संग्रह है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रामाणिक होगी? तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के लिए बोली कौन सी विधि जो है सबसे कम प्रामाणिक होगी? तो इसमें आपको याद रख लेना है कि शिक्षक द्वारा बोले गए जो कठिन पैराग्राफ को हूबहू लिखकर जो दिखाना या श्रुतलेख करना, ये होगी सबसे कठिन, प्रामाणिक। ठीक है, सबसे कम प्रामाणिक गतिविधि बोली गई है इसमें। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए श्रुतलेख यानी कि जो आपका ये जो श्रुतलेखन है ना, यानी कि हूबहू लिखकर दिखाना, ये मुख्य रूप से एक तो आपको ध्यान रख लेना है कि जो श्रवण कौशल है, ठीक है, श्रवण कौशल यानी कि सुनने की जो क्षमता है, ठीक है, और जो वर्तनी है या शुद्ध लेखन की जो शुद्धता है उसकी जांच करता है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना आपका श्रवण कौशल और जो वर्तनी की शुद्धता की जांच करता है आपका ये शुद्ध लेख। ठीक है, न कि इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की जो चीज़ होती है इसको ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप ध्यान ये रखेंगे कि शिक्षक द्वारा जो बोले गए कठिन पैराग्राफ है उसको हूबहू कर लिख देना ही क्या है आपका श्रुतलेख हो जाएगा, और ये मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के आकलन के लिए क्या रहेगा, सबसे कम प्रामाणिक रहेगा। ठीक है, तो अगर देखिए किसी देखी हुई घटना का अपनी भाषा में वर्णन करना, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। किसी समसामयिक विषय पर आयोजित जो वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, एक काल्पनिक स्थिति जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता पर तुरंत भाषण देना, तो ये बाकी चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है, तो कम प्रमाणिक हो जाएगी श्रुतलेख। पद्य शिक्षण की तुलना विधि यानी कि कंपैरिजन मेथड का उपयोग करते समय एक पीजीटी शिक्षक को मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए पद्य शिक्षण की तुलना में क्या हो जाएगा कि तुलना विधि कंपैरिजन मेथड का उपयोग करते समय जो शिक्षक है उसको मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए जब वो पद्य शिक्षण कर रहा है, यानी कि कविता का। तो दोनों कविताओं की भाषा केवल खड़ी बोली होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुलना के लिए चुनी गई कविताएं समान भाव, रस या विचार भूमि पर आधारित होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो तुलना के लिए क्या हो जानी चाहिए जो कविताएं हैं उसमें समान भाव, रस या विचार भूमि पर आधारित होनी चाहिए, तभी तुलना होगी। एक कविता गद्य में और दूसरी पद्य में ऐसा नहीं है। दोनों कविताओं के रचनाकार एक ही सदी के होने चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हम तुलना जो है कभी की भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हर्बर्ट की पंचपदी तुलना और सहसंबद्ध सोपान का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो ये हर्बर्ट से संबंधित हमने पहले भी पढ़ लिया था, इसको एक बार यहाँ पर फिर से बोला गया है कि इसमें जो है तुलना और सहसंबंध सोपान का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, जो हमने पीछे पढ़ लिया था। अगर आपने उस वाले प्रश्न को सही से देखा होता तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क नए ज्ञान को तभी स्थायी बनाता है जब उसे पूर्व अर्जित ज्ञान या अनुभव से जोड़कर देखता है। तो तुलना वही तभी करता है ना, ये हमने पहले पढ़ लिया था। व्याकरण शिक्षण के निगमन उपागम यानी कि डिडक्टिव अप्रोच की कौन सी विशेषता पीजीटी स्तर पर इसकी आलोचना का कारण बनती है? तो अब इसकी आलोचना की बात हो रही है यहाँ पर, निगमन की। तो ये बोल रहा है कि ये अमूर्त नियमों से शुरू होता है जिससे छात्रों में यांत्रिक रूप से रटने की प्रवृत्ति बढ़ती है बड़े बच्चों की, और रुचि जो है वो कम हो जाती है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नियम रटा दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है कुछ भी, है ना। ये इसकी क्या है, कमजोरी है, इसके आधार पर आलोचना भी हो रही है। पठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया, ये हिंदी शिक्षार्थी को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? ये डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, इन सबको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा जो है वो आते ही रहते हैं एग्जामों में। ठीक है, तो यहाँ पर पठन से संबंधित क्या कहलाता है, वो डिस्लेक्सिया कहलाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सिंपली याद रख लेना कि वर्ण और ध्वनियों के संयोजन, अक्षरों को पहचानने और पाठ को धारा प्रवाह पढ़ने में इसमें कठिनाई रहती है। ठीक है, गद्य की किस विधा के शिक्षण में मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग को पूर्णतः वर्जित या अनुचित माना जाना चाहिए, विशेषकर शुरुआती चरणों में? ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो गद्य शिक्षण है, ठीक है, उसमें या गद्य की ऐसी कौन सी विधा है उसके शिक्षण में मौन वाचन यानी कि साइलेंट रीडिंग को पूर्णतः वर्जित या अनुचित माना जाता है? वो होता है आपका एकांकी या नाटक शिक्षण में। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप इसको मौन कर रहे हो, ठीक है, तो वो अनुचित हो जाएगा। तो एकांकी और नाटक में आपको थोड़ा सा सस्वर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मौन वाचन पूर्णतः वर्जित है, इसमें मौन नहीं हो सकता नाटक ना। तो नाटक क्या है या एकांकी क्या है, ये संवाद प्रधान विधा है ना। तो इसमें आप देखते हैं कि जो वास्तविक आनंद हमें तभी मिलेगा जब उसका अर्थ जो है उसके संवादों में क्या लाएगा,
उतार चढ़ाव लाएगा, भाव लाएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन अगर होगी, है ना, तभी तो पता चलेगा कि नाटक चल रहा है, कुछ कुछ बात हो रही है, आगे अभिनय हो रहा है। ठीक है, तो मौन वाचन से इसका जो मूल चीज़ है इसके अंदर की वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि इसमें एकांकी जो है या नाटक शिक्षण में जो है वो मौन वाचन या फिर जिसको हम साइलेंट रीडिंग जो है ये वर्जित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा एकांकी शिक्षण में। ठीक हो गया। शब्दावली शिक्षण के दौरान व्युत्पत्ति विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक किस पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है? तो अब शब्दावली शिक्षण की बात आ रही है, तो इसमें तो आपको सिंपली याद रख लेना है शब्द की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके मूल उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, संधि विच्छेद द्वारा। तो आपने बहुत बार चीज़ें पढ़ी होगी कि इसमें क्या रहती है कि जैसे आप ट्रांसलेशन शब्द पढ़ रहे हैं, ट्रांसलेशन कैसे उत्पन्न हुआ इसको देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में चले गए, किस उपसर्ग से बना है, इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है, धातु कौन सी जुड़ी हुई है, तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं जब हम शब्दावली के बारे में पढ़ते हैं, तो ये बात सही हो जाएगी। पाठ योजना में विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें क्या अंतर रहता है? तो इसमें रहता है, देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, सामान्य उद्देश्य पूरे विषय जैसे हिंदी भाषा से संबंधित होते हैं, जबकि विशिष्ट उद्देश्य जो है उस दिन पढ़ाए जाने वाले विशेष पाठ यानी कि टॉपिक से संबंधित होते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है इसमें कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो दीर्घकाल के होते हैं, है ना, और जो पूरे विषय को पढ़ने से ही विकसित होते हैं, जैसे भाषा के प्रति रुचि को जगाना, ये क्या है, ये सामान्य उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य है जिसको हम व्यवहारिक और आप ये कह सकते हैं कि वो मापने योग्य होते हैं, है ना, जिन्हें जो है शिक्षक जो है केवल उसी पीरियड में या उस विशेष पाठ को पढ़ाकर ही प्राप्त करवाना चाहता है, वो हो जाता है आपका विशिष्ट उद्देश्य कि कोई एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है जिसको एक पीरियड में ख़त्म करना है। लेकिन जो सामान्य उद्देश्य है वो तो दीर्घकालिक है ना, कि भाषा के प्रति जो रुचि की बात हमने कही। ठीक है, तो जो ऊपर लिखा भी था इसमें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपके पास प्रश्न 31वां, रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और योगात्मक आकलन का मुख्य अंतर उनके किस पक्ष में निहित होता है? तो रचनात्मक और योगात्मक आकलन की बात हो रही है, तो ये बोल रहा है कि इसमें मुख्य अंतर क्या होता है परीक्षा के प्रश्नों के प्रकार में, ऐसा नहीं है। ठीक है, आकलन के टूल और तकनीक की लागत में, तो ये भी नहीं है। आकलन के उद्देश्य और उसके उपयोग के समय में। ठीक है, तो अधिगम के लिए आकलन बनाम अधिगम का आकलन, ये इसके लिए कहेंगे, तो ये इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो रचनात्मक आकलन है, ठीक है, रचनात्मक जो आकलन शिक्षण अधिगम है उस प्रक्रिया के दौरान जो है क्या होता है, मतलब ये क्या रहेगा आपका, जो रचनात्मक आकलन है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान होगा, यानी कि जिसको आप कहते हैं लर्निंग। ठीक है, ताकि सुधार किया जा सके। और जबकि जो आपका योगात्मक है ना, तो योगात्मक में क्या रहेगा, ये इकाई के अंत में, यानी कि कोई भी आपने मान लीजिए इकाई निकाली है उसके अंत में होता है। ठीक है, जिसको हम योगात्मक कहते हैं, ताकि जो स्टूडेंट है उसको ग्रेड दे दिया जाए या प्रमाण दिया जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा याद रख लेनी है। रचनात्मकता में क्या रहेगा, शुरुआती में यानी कि लर्निंग जो प्रोसेस है उस दौरान की बात हो रही है, और लास्ट में क्या है आपका जो दूसरा है। ठीक है, तो ये योगात्मक जो आकलन है कि पूरा योग उसका पूरे वर्ष भर का जो भी चीज़ें आपने की, प्रमाण पत्र जो दिया उसको, यानी कि उसको आपको ग्रेड जो दिया आपने, ये दूसरी बात आती है। तो आकलन के उद्देश्य और उसके उपयोग के समय में ये रहती हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये है इसमें अंतर। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, हिंदी शिक्षण में आकलन की प्रामाणिकता से क्या तात्पर्य हो जाता है? तो हिंदी शिक्षण में आकलन की प्रामाणिकता, ऑथेंटिक असेसमेंट से क्या मतलब है, यानी कि छात्रों की ऐसी वास्तविक या व्यवहारिक परिस्थितियां देना जहां वे अपनी भाषाई ज्ञान का वास्तविक जीवन के संदर्भों में प्रयोग कर सकें। तो ये बात सही है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर इनको आप खाली समय में पढ़ लीजिएगा कि ये क्यों नहीं हो सकते। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। हालांकि अगर मैं इन चीज़ों को भी बताने लग जाऊँ तो ये क्लास जो है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है। ठीक है, पद्य शिक्षण के दौरान खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि में मुख्य अंतर क्या होता है? तो पद्य शिक्षण में ये दो चीज़ें भी रहेगी, खंडान्वय और दंडान्वय। ठीक है, तो इसको आपने बताना है कि इसमें मुख्य अंतर क्या है। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखिए, दंडान्वय विधि में कविता के वाक्यों को व्याकरणिक अन्वय यानी कि कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में लाना,
करने के लिए प्रधान वाक्य खोजकर व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि खंडान्वय में क्या रहेगा आपका कि कविता के केंद्रीय भाव और विचारों पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसको आप बार बार पढ़िए, आपको इजीली जो है ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं रहने वाले हैं आपको, बस इस प्रश्न का उत्तर जो है एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या बोला गया है। भाषाई सक्षमता के विकास के संदर्भ में कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग में क्या सूक्ष्म अंतर है। तो ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग में एक ही वाक्य के भीतर जो है दो भाषाओं के शब्दों को मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, यानी कि सिंपल सी बात है। और जो कोड स्विचिंग है, इसमें व्यक्ति बात करते करते पूरा वाक्य या भाषा ही बदल देता है। तो ये है कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, जो भाषाई सक्षमता की बात हो रही है। ठीक है, इसमें आप सिंपल सा ये कह रहे हैं कि मैं आज बहुत बिजी हूँ। ठीक है, ये हो गई कोड मिक्सिंग, क्योंकि वाक्य के बीच में क्या आ गया, अंग्रेजी शब्द भी आ गया। ठीक है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, एक्चुअली आई हैव सम अर्जेंट वर्क। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये कोड स्विचिंग हो गया। इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा वाक्य है देखिए वो दूसरी भाषा में बदल गया। ठीक है, पहले उसने बोल दिया कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, फिर ख़त्म कर दिया, फिर बोला एक्चुअली आई हैव सम अर्जेंट वर्क। तो यहाँ पर पूरी की पूरी उसने क्या बदल दी, भाषा ही बदल दी। तो ये हो जाएगा आपका कोड स्विचिंग। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़। नेक्स्ट है यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की पाठ्यपुस्तक विधि टेक्स्ट बुक मेथड को सुगठित नियमों के बावजूद अमनोवैज्ञानिक क्यों माना जाता है। तो व्याकरण शिक्षण की पाठ्यपुस्तक विधि, तो ये तो आपको सिंपल सी चीज़ है, देखिए, क्योंकि यह छात्र की अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता को छीनकर उसे पुस्तक में लिखे नियमों को बिना समझे रटने के लिए बाध्य कर देता है, जो आपका व्याकरणिक शिक्षण है। इसलिए बोला गया कि उसको पाठ्यपुस्तक से हम जो टेक्स्ट बुक मेथड है ना, वो जितना ज़्यादा हम उसको रखेंगे तो वो उसको बोझिल लगेगा, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ईजिली उसको समझ आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रख लेनी है। आपको भी ये हुआ होगा कभी ना कभी। सस्वर वाचन अलाउड रीडिंग, इसके 4 स्तंभों शुद्धता, स्पष्टता, उचित गति और आरोह अवरोह, इसको ध्यान में रख लेना कि सस्वर वाचन के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, शुद्धता, स्पष्टता, उचित गति, आरोह अवरोह, ये हो गए ना 4। इनमें से आरोह अवरोह का क्या महत्व है, अब यहाँ पर ये बात पूछी गई है। तो इसमें बोल रहा है सिंपल सा, यह कविता या गद्य के भावों और संवेगों के अनुसार आवाज़ में उतार चढ़ाव लाकर अर्थ को जीवंत और बोधगम्य बनाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आरोह अवरोह का मतलब ही है उतार चढ़ाव। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। इसके जो बिना आरोह अवरोह के, यानी कि बिना उतार चढ़ाव के जो पढ़ा गया पाठ है, देखिए वो एक कैसा लगेगा, मतलब एक रोबोटिक आवाज़ लगेगी, एक ही क्रम में एक ही टोन में बोल रहा है और वो नीरस हो जाएगा। ठीक है, जो स्वस्वर वाचन होता है, यानी कि आप देखेंगे कि कोई कारुणिकता वाली बात हो रही है, तो अगर हम उसको कारुणिक स्वर में नहीं बोलेंगे या कारुणिक रस पूर्ण जो पंक्ति को हम बिल्कुल मुलायमता के साथ, कोमलता के साथ नहीं बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा। या फिर हम उसको वीर रसात्मकता में बोल देंगे, ओजस्विता में बोल देंगे, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। यही है इसके कहने का मतलब सस्वर वाचन में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर नाटक शिक्षण के सोपानों में चरित्र चित्रण पर चर्चा करने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। चरित्र चित्रण यानी कि कैरेक्टराइजेशन पर चर्चा करने का मुख्य शैक्षणिक उद्देश्य क्या रहता है। तो यहाँ पर बोला गया है, देखिए, छात्रों को मानव स्वभाव की जटिलताओं, पात्रों के द्वंद्व और उनके निर्णयों के पीछे मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की क्षमता विकसित करना होता है इसका उद्देश्य, है ना। जो चरित्र चित्रण हम करते हैं, तभी तो हम देखते हैं ना नाटक वगैरह में कि उसके चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो विशेषताओं में हम यही चीज़ें तो डालते हैं, वो स्वभाव कैसा है उसका, ठीक है, उसमें क्या जटिलताएं हैं, उसके क्या द्वंद्व हैं, ठीक है, क्यों उसके जो निर्णय रहे कहानी उपन्यास में। भाषा सीखने के सामाजिक निर्मितिवाद सिद्धांत, जिसे लेव वाइगोत्स्की, ये ध्यान रख लेना, वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया था, सामाजिक निर्मितिवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, इसके अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक है, जो वाइगोत्स्की है उसके अनुसार जो है इसकी क्या भूमिका होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना कि शिक्षक एक सुगमकर्ता की जो ढांचा प्रदान करके छात्रों के बीच क्या करता है, अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें आपको याद रख लेना, यानी कि वो एक फैसिलिटेटर है। सिंपल सी बात ये आपको याद रख लेनी है कि बच्चे जो है वो क्या है, जो आपका वाइगोत्स्की है, देखिए उसके अनुसार जो है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बस फैसिलिटेट करना है उनको, और वो काम कौन कर रहा है, एक टीचर कर रहा है। तो शिक्षक का काम है उन्हें
तैयार करके जो है क्या ज्ञान देना नहीं, बल्कि जहाँ वो अटकें वहाँ उन्हें जो है वो क्या करेगा, थोड़े से संकेत देगा, थोड़े से हिंट देगा उनको, यानी कि उनकी सहायता करेगा, है ना, और उनको आगे बढ़ा लेगा। ये है आपका एक शिक्षक का यहाँ पर भूमिका, जिसको सुगमकर्ता यानी कि फैसिलिटेटर बोला गया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य योजना के मूल्यांकन सोपान यानी कि इवैल्यूएशन स्टेप में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो लास्ट में बोल रहा है कि मूल्यांकन के समय जो है वो कैसे होने चाहिए इसके प्रश्न। तो सीधे पाठ के उद्देश्य यानी कि जो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है, जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जुड़े हुए होने चाहिए, ताकि ये जांचा जा सके कि उस कालखंड में तय किए गए लक्ष्य किस सीमा तक हमें प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए, केवल और केवल बहुविकल्पीय प्रश्न भी नहीं होने चाहिए, पाठ से बाहर की बात भी नहीं होनी चाहिए, है ना, और जो कठिन हो जिसके छात्र उत्तर ना दे सके, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। रूब्रिक्स का उपयोग भाषा आकलन में किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है जो जटिल और जो व्यक्तिपरक कार्यों के आकलन के लिए। जो विशिष्ट मानदंड है देखिए, उनको ग्रेडिंग स्तरों का एक स्पष्ट मार्गदर्शक ढांचा तैयार करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप समझेंगे कि जब शिक्षक जो है निबंध जैसी चीज़ों को जांचता है, तो पक्षपात या जो व्यक्तिगत राय का असर आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो रूब्रिक्स जो है ये एक ऐसी तालिका होती है जिसमें पहले से ये तय होता है कि विचारों के लिए कितने अंक जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, और भाषा की शुद्धता के लिए कितने, और जो प्रस्तुतिकरण है उसके लिए कितने मिलेंगे। इसके आकलन जो है, इससे क्या रहता है, आपका पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ बनता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है। ये है आपकी रूब्रिक्स, जो ये रूब्रिक्स का जो उपयोग है ना, तो ये ध्यान में रख लेना है। रूब्रिक्स क्या है? एक तालिका है, ये ध्यान में रख लेना है, जिसमें पहले से सुनिश्चित है कि इतने अंक इसके लिए मिलेंगे, इतने जो है शुद्धता के लिए, इतने प्रस्तुतिकरण के लिए, है ना। तो ये बात आप ध्यान में रखें इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण में कंप्यूटर असिस्टेंट लैंग्वेज CALL के अंतर्गत ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल का क्या तात्पर्य है? तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है जो पारंपरिक आमने सामने के कक्षा शिक्षण यानी कि जो फेस टू फेस क्लास है देखिए वो वाली, और डिजिटल ऑनलाइन स्वाध्याय विधियों का एक तार्किक और समन्वित मिश्रण होता है। ये आपका जो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग है, ठीक है, जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल भी कहते हैं, उसका तात्पर्य है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है PGT हिंदी शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों के बीच सहयोगात्मक लेखन और वास्तविक समय में संपादन कौशल का विकास करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित टूल का चयन करना चाहिए? तो यहाँ पर यह बोला गया है कि उसको कौन से टूल का चयन करना चाहिए जो PGT हिंदी शिक्षक है छात्रों के बीच सहयोगात्मक लेखन के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है गूगल डॉक्स या कर्टेन शेयर्ड वर्ड प्रोसेसर जो बात आ रही है। तो ये एक ऐसा टूल है जहाँ आप देखेंगे कि एक ही समय पर कई छात्र जो है अलग अलग स्थानों से एक ही डॉक्यूमेंट पर एक साथ काम कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, और शिक्षक वहीं लाइव जो है उनके लेखन में सुधार और संपादन भी कर सकता है। तो ये बात आप ध्यान में ज़रूर रखें। ओके, चलिए अगला प्रश्न आता है हिंदी पद्य शिक्षण के दौरान छात्रों को कवियों के जीवन और उनकी रचनाओं के भौगोलिक संदर्भों को जीवंत रूप से समझने के लिए ICT उपकरण का उपयोग सर्वाधिक नवोन्मेषी माना जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों माना जाएगा? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए, तो इसमें होगा गूगल अर्थ और डिजिटल वर्चुअल टूर का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो यदि शिक्षक मान लीजिए जो आपका जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा के कालखंड या फिर दिनकर की कविताओं के संदर्भों को समझ रहा है, तो गूगल अर्थ के माध्यम से क्या है, उन वास्तविक ऐतिहासिक जो भौगोलिक स्थान हैं उनका 3D जो वर्चुअल टूर कराकर पाठ को क्या कर देगा, प्रमाणिक और रोचक बना सकता है, जो गूगल अर्थ है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी में उपयोग होने वाले भाषाई सॉफ्टवेयर का मुख्य तकनीकी और शैक्षणिक लाभ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका, इसका उपयोग केवल गेम खेलने के लिए नहीं, केवल व्याकरण, लास्ट वाला देखिए जो थोड़ा सा लंबा भी है। तो एक चीज़ तो ये है कि इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि प्रत्येक छात्र को अपनी व्यक्तिगत गति से सुनने, बोलने, रिकॉर्ड करने और तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की सुविधा देता है आपका जो भाषा प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला भाषाई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये है इसका शैक्षणिक लाभ। ठीक है, जिसको हम इंस्टेंट फीडबैक भी और सेल्फ पेसिंग, ये दो चीज़ें इसमें रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी शिक्षण में मूक्स
यहाँ पर MOOCs की जो फुल फॉर्म है कई बार ये भी पूछी जा सकती है, स्वयं की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, इनको देखना है आपको, ठीक है। इसका उपयोग जो है शिक्षकों के किस पक्ष के विकास के लिए किया जा सकता है MOOCs का, तो इसको आप ध्यान में रखिए। हिंदी शिक्षण में MOOCs की बात हो रही है, तो शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से अपडेट रहने के लिए जो है शिक्षकों के इस पक्ष के विकास के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अपडेटेड रहने के लिए इस बात को आपने ध्यान में रख लेना है। स्वयं और जो MOOCs है इन प्लेटफॉर्मों पर आप देखेंगे देश के जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के द्वारा तैयार जो उच्च स्तरीय कोर्सेज हैं वो उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। तो PGT शिक्षक इनका उपयोग करके अपनी विषय वस्तु और जो अपनी पेडागोजी है उसको मॉडर्नाइज तरीके से जो है वो कर सकती है या प्रयोग में ला सकती है ना। तो ये ध्यान में रख लेना आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल के अनुसार एक हिंदी शिक्षक पाठ योजना की संरचना में क्या बदलाव करता है। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या बोल रहा है, तो इसमें आपको याद रख लेना कि नए विषयों का वैचारिक परिचय जैसे वीडियो या लेख छात्र पर घर पर पहले ही देख लेते हैं और कक्षा के समय का उपयोग जटिल समस्याओं को सुलझाने, चर्चा और व्यवहारिक ज्ञान के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका जो फ्लिप्ड क्लासरूम है ना। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल हिंदी शिक्षक पाठ योजना की संरचना में ये बदलाव लाता है कि जो पारंपरिक कक्षा में शिक्षक क्या है, वो तो व्याख्यान देता है क्लास में, है ना, और छात्र जो है अभ्यास घर पर करते हैं जिसको हम होमवर्क कहते हैं। लेकिन फ्लिप्ड क्लासरूम में ये प्रतिक्रिया क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। व्याख्यान वाला हिस्सा जो है वो डिजिटल माध्यम से घर पर ही पूरा हो जाता है ना, और जो कक्षा है उसका बहुमूल्य समय जो है सक्रिय चर्चा और उच्च स्तरीय जो चिंतन होता है उसके लिए बच जाता है इसमें। ये है आपकी फ्लिप्ड जो क्लासरूम है ना, फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। इंटरनेट पर हिंदी के प्रसार और शिक्षण में यूनिकोड के आगमन का क्या ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है। तो यूनिकोड के आगमन का ऐतिहासिक महत्व ये बोल रहा है कि हिंदी के प्रसार और शिक्षण में, तो इससे जो विभिन्न फॉन्ट हुए हैं, देखिए जैसे कृतदेव हो गया, चाणक्य हो गया, ये हिंदी के फॉन्ट हैं। आज के डेट में तो और सारे भी इसमें फॉन्ट आए हैं। तो उनके बीच अक्षरों के बिगड़ने की समस्या को समाप्त कर हिंदी को वैश्विक स्तर पर हर डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर सार्वभौमिक रूप से इसको पठनीय जो है यूनिकोड ने बना दिया है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी अगला प्रश्न है 48वां। हिंदी शिक्षक अपनी कक्षा के लिए एक जो वेब क्वेस्ट है वो डिज़ाइन करता है। वेब क्वेस्ट की मूल प्रकृति क्या होती है। अब ये वेब क्वेस्ट क्या चीज़ है इसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना, यह है एक संरचित जांच उन्मुख जिसको इंक्वायरी ओरिएंटेड गतिविधि जहाँ छात्र किसी विषय जैसे छायावाद के प्रमुख कवि पर दी गई प्रमाणिक कड़ियों यानी कि लिंक्स का उपयोग करके शोध करते हैं और निष्कर्ष जो है वो निकालते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है कि जो वेब क्वेस्ट है एक खोजी गतिविधि है ये एक तरीके से, ठीक है, रिसर्च एक्टिविटी जिसको आप बोलते हैं। शिक्षक जो है इंटरनेट के असीमित भड़काव से बचाने के लिए क्या करता है, छात्रों को कुछ मतलब सेलेक्टिव जैसे वेबसाइट के लिंक दे देता है और उन्हें एक प्रोजेक्ट भी दे देता है। छात्र क्या करेगा, उन वेबसाइटों को पढ़कर जानकारी विश्लेषित करेगा। इसलिए माना गया है कि ये जो है PGT स्तर के जो अध्यापक हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रभावी है कि बस अपने लिंक में गए, वहाँ पर जो चीज़ें उसके टीचर्स ने डाली हैं उनको देख लीजिए और कम हो गया आपका, है ना। तो ये चीज़ है इसमें, इसको ध्यान रख लेना है आपको, वेब क्वेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में गेमिफिकेशन का क्या अर्थ है। अब ये गेमिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए तो इसमें क्या बोल रहा है, ये जो भाषा के कठिन नियम हैं, वो शब्दावली है और व्याकरण को डिजिटल गेम्स के तत्वों जैसे पॉइंट्स, लीडर बोर्ड, बैच के माध्यम से मनोरंजक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर सिखाना, ये हो जाएगा गेम से याद रख लेना आपको, गेमिफिकेशन इसमें आ जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, देखिए पाठ से वाक, टेक्स्ट टू स्पीच TTS, और वाक से पाठ, स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकियाँ किन छात्रों के समावेशी शिक्षण यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सर्वाधिक सहायक हैं। तो यहाँ पर आपको ये याद रख लेना है, ये हो जाएगा आपका जो दृष्टिबाधित और जो आपके डिस्ग्राफिया या शारीरिक जो दिव्यांगता है वैसे शिक्षार्थियों के लिए, ठीक है। पाठ से वाक यानी कि वाक से पाठ की ओर, तो ये तो आपको सिंपल सा ही है, इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा बात है नहीं। तो ये समावेशी शिक्षण में आ जाता है, या समावेशी कक्षा में जो छात्र देख नहीं सकते है ना उनके लिए। तो TTS के माध्यम से जो है वो स्क्रीन पर लिखे पाठ को वो सुन सकते हैं, और इसी प्रकार जो छात्र हाथों की दिव्यांगता है उनकी या फिर डिस्ग्राफिया वगैरह है उसके कारण वो लिख नहीं सकते, तो वो STT के माध्यम से जो बोलकर अपने विचारों को टेक्स्ट में बदल सकते हैं। तो ये है ये पूरी जानकारी। आई होप कि आपको ये 50 प्रश्न जो है वो समझ आ गए होंगे और इनसे किस प्रकार के प्रश्न रह सकते हैं इन चीज़ों को आपने देखा होगा।
तो अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, नहीं तो हम आपको ऐसे ही मिलेंगे फिर तुक्के से ही। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।